जावेद अख्तर साहब के बारे में जितना पढ़ें, जितना सुने, चाहे जितना भी लिखें और दिखाएं, फिर भी पूरा न पड़ेगा कभी। उनकी बातें जहाँ से भी सुनना शुरू करेंगे, चाहे वो आरंभ हो, मध्य हो या अंत हो, बिल्कुल उनकी बातों में घुल जाएंगे। उनके कुछ किस्से आपसे शेयर करता हूँ जो मुझे भी बहुत पसंद है। उनके कहने का अंदाज, उनके बातों की गहराई, उनकी टाइमिंग और इल्म बहुत ही उम्दा है। वह न सिर्फ शायर, गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर, थिंकर, पोएट, एथिस्ट हैं, बल्कि एक बहुत ही हुनरमंद वक्ता भी हैं। कई बार अपने अंदाज से पार्लियामेंट में सभी को मुग्ध किया है। सुनिए गुलजार साहब उन्हें कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं, और इसका जवाब जावेद साहब कितनी खूबसूरती से उसी अंदाज में देते हैं। और उन दोनों की इन्हीं बातों के दौरान ये पता चलता है कि किन गानों से जावेद साहब को रश्क है, कि क्यों उन्होंने ये गाने और शायरी नहीं लिखी। मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मेरे रेफरेंस में कहा जाता है कि आप अच्छा भला लिखते थे, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, अब ये अरे बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया भाई, ये आप क्यों करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश हो जाता, तो मुझे तो गवाही मिल जाती है। हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ एनीवी हिम कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता। ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि एक फिल्म के लिए लिखा गया है। वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे होंगे। ये फोक सॉन्ग है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट नहीं के साथ तशरीफ़ लाया, यहाँ 2 फीट पे मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो ज़रा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा है, तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का, और ये जावेद अख्तर को लेने। अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब। ख़वातीन और हज़रात, ये मेरी तो इनसे मुलाकात आज पहली बार हुई, और ये नज़्म मैंने कहीं पढ़ ली थी, उस पर किसी साइट पे आ गई थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के इनका टेलीफोन नंबर निकाला, और मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ कि आपने ये नज़्म लिखी, मैंने क्यों नहीं लिखी। तो ये मैं वाकई इनसे रश करता हूँ कि इन्होंने नज़्म लिखी है। ज़रा बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही, इस नज़्म को लिखने के लिए अच्छा शायर होना काफ़ी नहीं है, अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। नज़्म पे हया, हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि इनके जिस्मों पे किसका हक है। हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि किससे इनके निकाह होंगे। ये किसके बिस्तर की जीनतें हैं, वो कौन होगा जो अपने होंठों को इनके जिस्मों की आप देगा। भले मोहब्बत किसी के कहने पे आज तक हो सकी ना होगी, मगर ये हम तय करेंगे इनको किसे बसाना है अपने दिल में।
हम इनके मालिक हैं, जब भी चाहें इन्हें लिहाफों में खींच लाएं और इनकी रूहों में दांत गाड़ें। हम इनके मालिक हैं, जब भी चाहें इन्हें लिहाफों में खींच लाएं और इनकी रूहों में दांत गाड़ें। हम ही को हक है कि हमारे बच्चों के पेट भरने अगर ये कोठे पे जाके अपना बदन भी बेचें तो हम बताएंगे किसको कितने में कितना बेचें। हम ही को हक है कि इनके गाहक जो खुद हम ही हैं से सारी कीमत वसूल कर लें। हम ही को हक है कि इनकी आंखें, हसीन चेहरे, शफाफ पाँव, सफ़ेद राने, दराज जुल्फ़ें और आतिशी लब दिखा दिखा कर करीम साबुन, सफ़ेद कपड़े और आम बेचें, दुकान चलाएं, नफ़ा कमाएं। हम ही तो हैं जो ये तय करेंगे ये किस सहीफ़े की कौन सी आयतें पढ़ेंगी। ये कौन होती हैं अपनी मर्ज़ी का रंग पहने, स्कूल जाएं, हमें पढ़ाएं, हमें बताएं कि इनका रब भी वही है जिसने हमें बनाया, बराबरी के सबक सिखाएं। ये लौंडियां हैं, हमारे पैरों की जूतियां हैं। ये कौन होती हैं अपनी मर्जी से जीने वाली, बताने वाले हमें यही तो बता गए हैं। जो हुक्मरानों की बात टालें, जो अपने भाई से हिस्सा मांगें, जो शोहरों को खुदा न समझें, जो कदरे मुश्किल सवाल पूछें, जो अपनी मेहनत का बदला मांगें, जो आजिरों से ज़ुबान लड़ाएं, जो अपने जिस्मों पे हक जताएं, वो बेहया हैं, वो बेहया हैं। यहाँ जावेद साहब बताते हैं एक फिल्म का गाना तैयार कैसे होता है और गाने के मूड और बोल कैसे लिखे जाते हैं। बड़ी बारीकी से हर चीज़ को उन्होंने इस वीडियो में बताया है। तो उनकी ये बातें शायरी करने वालों और गीत बनाने वालों का और लिखने वालों का ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। जनाब, ये कैमरा जो है ये बड़ी दोधारी तलवार होता है। इसके आगे होना या इसके पीछे होना दोनों तरफ ख़तरनाक काम है। सच तो ये है कि सामने आदमी अगर कोई गलती भी करे तो बचाने वाले होते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे कोई गलती कर रहे हैं तो संभालने वाला भी कोई नहीं। लिहाजा मैं तो ज़्यादा ख़तरनाक काम करता हूँ, ये काम कम ख़तरनाक। जी जावेद साहब, आपका जो गाना है 1 2 3 4 वो सुपर हिट हो रहा है, तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आपके चाहने वाले ये भी कहते हैं कि उस गाने में आपने कुछ नहीं किया है, वो तो धुन और पिक्चराइजेशन और माधुरी दीक्षित की वजह से चला है। अब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, लेकिन होता क्या है कि कोई भी गाना जी मैं समझता हूँ इतना बड़ा हिट, जितना बड़ा कि हिट ये गाना हुआ था, होने के लिए अच्छी धुन, अच्छी आवाज़, अच्छे बोल और अच्छा पिक्चराइजेशन, हर चीज़ ज़रूरी है। तो ये एक मुकम्मल एक टीम वर्क है और इसमें कहीं भी कोई कमी रह जाए तो उस पे गाने पे असर पड़ेगा। और इस गाने के लफ्ज़ अच्छे हैं या बुरे हैं इसका फ़ैसला करने का हक़ तो मुझे नहीं है और न ज़रूरत है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी धुन को इन लफ्ज़ों ने कम से कम बिगाड़ा तो नहीं मैं इतना तो कह सकता हूँ। जी, तो आपने कंसीव कैसे किया गाना? ये साहब इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एन चंद्रा साहब जो ये फिल्म बना रहे थे तो हमारी म्यूज़िक सेटिंग हुई और उन्होंने बताया कि एक नौटंकी में गाना गाया जाएगा, स्टेज पे एक नौटंकी के माहौल में गाना होगा। तो अब जाहिर है कि वो लोग जो मुझसे इस जगह गालिब की गज़ल की उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीद जायज़ नहीं है। तो गाना तो ऐसे ही लिखा जाना था कि जैसा कि नौटंकी में गाया जाता। और ये धुन मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दी। और हमारे यहाँ एक तरीक़ा है गाने जब बनते हैं कि एक धुन दी जाती है और म्यूज़िक डायरेक्टर्स आमतौर से उस धुन पे ऐसे ही कुछ अपना लफ्ज़ दे देते हैं जिन्हें डमी वर्ड्स कहा जाता है। और वो लफ्ज़ सिर्फ सॉन्ग राइटर की सहूलत के लिए होते हैं कि उसको मीटर और ट्यून का पता चल जाए। तो जब लक्ष्मीकांत जी ने हारमोनियम पे मुझे गा के सुनाया तो उन्होंने सिर्फ ट्यून समझाने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गा दिए। खैर मैं वो धुन लेके चला गया और अगले दिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप ये ऊपर जो 1 2 3 4 है 13 तक इसे ऐसा ही रहने दें। तो वो भी ज़रा कुछ
चौंके, कुछ अचंभे में पड़े। कहने साहब 1 2 3 तक तो फिर भी गानों में आ जाता है, लेकिन ये 13 तक गाना तो कुछ अजीब ही लगेगा। मैंने कहा मैंने बाकी गाना इस तरह से लिखा है कि वो निभ जाए बात। तो उसमें पूरे गाने में एक कहानी बन जाती है कि एक लड़की जो इंतज़ार कर रही है, और फिर 14 को ऐसा हुआ, और 15 को ऐसा हुआ, और 16 को ऐसा हुआ। और इसमें नौटंकी का गाना रखने के बावजूद इसमें कोई क्रूडिटी, कोई वल्गैरिटी, कोई भद्दी बात नहीं है, बल्कि इसमें वो सादगी है जो हमें फोक सॉन्ग्स में, लोकगीतों में मिलती है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये गाने पसंद नहीं आए उन्हें लोकगीत भी नहीं अच्छे लगते होंगे। जावेद साहब के कॉन्फिडेंस और हिम्मत को माननी पड़ेगी। सत्य और तथ्य को जोड़कर चलने वाले तार्किक इंसान ने पाकिस्तान में जाकर भी वहाँ की मीडिया के सामने उनकी तीखी सच्चाई बेखौफ होकर उनके मुंह पर सुनाए। और जब सारी दुनिया उनकी तारीफ में जुटी तो वो ये कहकर नज़रअंदाज किए कि आप सब तो यूँ कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ी तोप मारी हो। मैंने तो बस सच्चाई बयां की। मैं जब अपने देश में कहने से नहीं डरता तो फिर कहीं और क्यों। तो आइए देखिए क्या कहा था उन्होंने पाकिस्तान जाकर। सर, thank you so much for coming. I should say thank you. I'm rather embarrassed that you are doing this. It will confuse the audience that who is taking the interview and who is giving the interview. You are a cult figure. अरे सर, चलिए मैंने सोचा बात बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ जी। पहली बार हम ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेज पे, और जब आप मुझे जानते भी नहीं थे बहुत साल पहले, और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, पर एक 3 इडियट्स फिल्म की क्रेडिट पे कंट्रोवर्सी हुई थी। वो मेरी बुक पे थी फिल्म, और उसके नाम के क्रेडिट पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था इंडस्ट्री में, और आप मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने कई जगह अवार्ड फंक्शंस में जाके, कई जगह जाके मेरे सपोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला, एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू से थैंक यू। That's very kind of you, but obviously I had read your novel. तो राइटर्स के लिए अगर राइटर ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? सर, और आप जैसे राइटर, मतलब इज इट ट्रू कि जब आप, बाय द वे आपकी तो इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा हैं हिट की, मतलब मैं बताने लग जाऊं तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा, लेकिन आपकी फिल्में तब इतनी मेगा हिट थी जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, और मैं कोई खिलती कली तो हूँ नहीं अभी। हाँ, तो हमने मौके का फ़ायदा उठा के हमने कहा इससे पहले कि चेतन भगत बड़े हो जाए जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट लिख दो। सर, राइटर से राइटर मतलब हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर विच वाज द बिग वन 1973, उसे 50 साल होने आ रहे हैं जी, राइट। हाथ की सफाई, I was hardly 3 years old. Yeah. 50 is reflecting very badly on my age, you know. 50 साल तो पिक्चर को हो गए। 50 साल पिक्चर को गए। यू आर नाउ अ वेरी यंग 78-year-old, द यंगेस्ट 78-year-old आई नो, एंड लाइक दीवार, शोले, चाचा भतीजा, डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति, जमाना, मिस्टर इंडिया, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आई एम रियली टेलिंग यू, इतने ज़्यादा हैं। देन देर इज लिरिसिस्ट, देर इज इतने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए तो आपको अलमारी बनवानी पड़ी होगी एक, नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर, मतलब देयर इज जस्ट टू मैनी, योर अकम्पलिशमेंट्स आर टू मैनी, सो इट्स अ बिग ऑनर टू टॉक टू यू। लेकिन क्यों ना हम बात करें रिसेंट चीज़ों से। जी, अभी आप पाकिस्तान होके आए हो, लाहौर, कैसा था, हाउ वाज इट, कैसा है पाकिस्तान? It was very, very nice. I had gone to Pakistan for the same festival. Faiz Ahmad Faiz, he was a huge and most popular poet of the subcontinent in India or in Pakistan, most popular Urdu poet. And उनकी वो करते हैं फेस्टिवल, फैज़ फेस्टिवल for 2 days. तो 2018 में मैं पहली बार उस फेस्टिवल में गया था, और अब दोबारा उसी फेस्टिवल में मैं गया, एंड आई गॉट ग्रेट रिसेप्शन, मेट वंडरफुल पीपल। लेकिन क्या होता है कि एक Q&A ऐसे ही हो रहा था, एंड द हाउस, ह्यूज हाउस, वाज at least of 3,000 capacity, was chock-a-block, people were sitting on the gangway also, there was no space. And they were asking very friendly and warm questions, and it was going on very well. But somebody asked me a question कि भाई हम तो आपसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, एक कोई लेडी थी, must be in her 50s or 60s, लेकिन आप लोग से हमें वो वार्मथ नहीं मिलती, और आप तो समझते हैं कि हम तो आपको अच्छा समझते हैं, आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो देयर वाज वेरी लिटिल रूम लेफ्ट फॉर मी
to move away without answering it. So I did. And in the most polite manner possible, कि एक तो मैंने उन्हें बताया कि ये थोड़ा सा आप रिकॉर्ड सेट करेक्ट कर लीजिए. हमारे मुल्क में मेहदी हसन आए थे. वी गेव देम ग्रेट रिसेप्शन. दे वर ग्रेट इवेंट्स, म्यूजिकल इवेंट्स. हम नुसरत आए थे. फैज़ साहब जब आए थे तो ही वॉज ट्रीटेड लाइक, एंड ड्यूरिंग मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टाइम ही हैड कम वन, इट वॉज लाइक सम हेड ऑफ द स्टेट हैड कम. तो उनके आगे एक कार चलती थी, वो सायरन करती और लाइट वाली, और पीछे सिक्योरिटी. तो ऐसे हो रहा है. और राजभवन में बॉम्बे आए थे, राजभवन में ठहरे थे. ये तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं है. मगर ये कि आपके यहाँ कभी लता मंगेशकर का फंक्शन नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ है, ये आप है. बाकी आप जो कह रही हैं कि टेररिस्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन अब मैं मुंबई का रहने वाला हूँ. जो हुआ था हमारे शहर में वो आप जानती हैं. और वो लोग नॉर्वे या इजिप्ट से तो नहीं आए थे. तो अब ये थोड़ी सी शिकायत अगर हमारे दिलों में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए. एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स. These were the words. हाँ. But the interesting thing मगर is, it became too big. It is embarrassing me. Now I feel that I shouldn't gloat over it. यहाँ तो आया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जीत के आ रहा हूँ. तो बम्बई के लोग हैं. हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था. तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे. वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं. हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए. आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है. अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो. हम तो बम्बई के लोग हैं. हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था. तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे. वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं. तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए. सुनते हैं जावेद साहब की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनकी सलीम जावेद जोड़ी कैसे बनी, कैसे टूटी, इसके बारे में, उनके भाई उनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी अम्मी और परिवार, और बहुत कुछ. आइए देखते हैं. एक रवायत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों के घरों में तो कान में अजान देते हैं या पढ़ते हैं कुछ. तो अब तुम तो दहरिए हो, एथीस्ट हो, तो क्या तुम क्या करने वाले हो. तो किसी के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था. वो आए थे सब उनके दोस्त, ऑफिस से ही आए थे, कम्युनिस्ट ऑफिस, पार्टी ऑफिस से. तो उन्होंने, मेरे फादर ने वो कहा जरा देना मुझे. तो ले के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मेरे कान में वर्कर्स ऑफ ऑल द नेशंस यूनाइट फॉर यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स वगैरह वगैरह पढ़ दिया. देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चों को शिकायत होती है कि यार हमारा बाप जो है बाप नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है. लेकिन अब हर आदमी हर चीज़ नहीं बन सकता है. वो बुनियादी तौर से शायर आदमी थे. तो आम तौर से ऐसा जो फनकार होता है आम तौर से वो ज़रा थोड़ा दूसरे मामलों में गैर जिम्मेदार हो जाता है. सो वो भी थे. और शायरी अच्छी की उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे रोल में ज़रा नाकाम हो गए. मैं असल में क्या हुआ कि बचपन में शायद मेरे 2-3 साल 4 साल ऐसे हैं जो मैं, मेरे माँ बाप और हम दोनों भाई एक साथ रहे. वो 2-3 साल बचपन के ही थे, जो कि शायद 4 साल 5 साल की उम्र में थे. उसके बाद हम कभी साथ रहे ही नहीं. उसके बाद मेरी माँ बीमार होके लखनऊ आ गई. उससे पहले मेरे बाप अंडरग्राउंड होके बम्बई चले गए थे. उसके बाद फिर माँ बीमार हुई और वहीं लखनऊ में 1.5-2 साल बीमार रहीं और वहीं उनकी डेथ हो गई. और फिर हम दोनों बच्चे जो थे वो नानिहाल में पले, बाप बम्बई में थे. फिर माँ की डेथ के कुछ बरसों के बाद अख्तर साहब ने दूसरी शादी कर ली, जो कर लेनी चाहिए थी. यंग आदमी थे उस वक्त वो, और अकेले कब तक रहते. फिर क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हुआ तो कुछ मेरी और मेरी सौतेली माँ की नहीं बनी, तो फिर हम साथ नहीं रह सकते थे. तो उसके बाद मैं जब बम्बई गया तब भी मैं उनके घर में नहीं रहा. तो मैं कभी ज़्यादा रहा नहीं अपने बाप के साथ. मिलता रहा, उनसे मुलाकात होती रही और उनके घर भी जाता था कभी. और लेकिन ये कि
वो ऐसे ही जाता था जैसे दूसरे लोग जाते थे उनसे मिलने, वैसे ही मैं भी चला जाता था। मैं 8 बरस का हुआ और अगले दिन उनकी डेथ हो गई, तो जाहिर है कि मैं 8 बरस की उम्र तक ही उनके साथ था। लेकिन शुक्र है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरा हाफजा अच्छा है, तो मुझे 4 साल 5 साल की उम्र से बातें बड़ी तफसील में याद हैं। और मेरे जहन में अपनी मदर का बहुत अच्छा इम्प्रेशन है। एक तो मैंने किसी स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ी, जो सीखी मैंने उर्दू वो उनसे सीखी, और वो मुझे किस तरह सिखाती थी उर्दू वो मुझे याद है। कितने बचपन में 5-6 साल की उम्र में तो मैंने कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दी थी, थैंक्स टू हर। फिर वो नॉवेल्स पढ़ती थी बड़े बड़े, तो वो जब मैं स्कूल से वापस आता था तो तब तक एक चैप्टर और पढ़ चुकी होती थी, वो मुझे चैप्टर की कहानी सुनाती थी। मेरा ऐसा ख्याल है कि थोड़ा एडिट भी कर देती होंगी, जो रोमांटिक एंगल थे वो बच्चे के लिए कम कर देती होंगी, लेकिन वो कहानियाँ मुझे सुनाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताबों से और लिटरेचर से और ज़बान से जो मुझे इंटरेस्ट हुआ वो 8 बरस की उम्र से पहले हो गया था, और ये दैट वाज थैंक्स टू माय मदर। और मुझे उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिलाया, जो मुझे यकीन दिलाया कि तुम कुछ बनोगे और करोगे, वो ख़ुद एतमादी जो थी, जो मुझे माँ से मिली, वो ज़िंदगी भर काम आई, बुरे वक्तों में काम आई। वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है उसने मुझे उन बुरे वक्तों से। मैं एक पिक्चर में असिस्टेंट भी था और डायलॉग भी लिख रहा था जिसका नाम था सरहदी लुटेरा। सरहदी लुटेरा में शेख मुख्तार मेन कैरेक्टर कर रहे थे, वो थे सरहदी लुटेरा, और एक यंग कपल था जो कि रोमांटिक लीड में था। तो उसमें जो लड़का था वो सलीम साहब थे, ही वॉज एन एक्टर देयर। और मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैं डायलॉग राइटर था और वो एक्टर थे, ऐसी मुलाकात हुई और फिर हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हो गए। सलीम साहब उन चंद लोगों में से थे जो मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि आपने एक स्टंट फिल्म है, इसमें आप इतने अच्छे डायलॉग लिख रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी फिल्म मिले जहाँ लिखने की गुंजाइश हो तो आप तो बहुत अच्छा करेंगे काम, आपको राइटर बनना चाहिए। तो बहुत लोगों ने मुझसे बात कही थी, तो मेरे भी दिमाग में उतरी कि चलो भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर से तो एक कदम आगे होगा, बन जाऊंगा डायलॉग राइटर और उसके बाद बन जाऊंगा डायरेक्टर। तो हुआ ये कि फिर ये नौकरी ख़त्म हो गई। पिक्चर मेरे पास भी कोई काम नहीं था, उनके पास भी शायद एक्टिंग का कोई काम वाम बचा नहीं था, और मुझे मेरे एक दोस्त ने अपने कमरे में रख लिया जो कि बांद्रा में था। ये कमरा सलीम साहब का जो घर था उसके पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो अगर शायद मैं कहीं और रह रहा होता तो इतनी मुलाकात ना होती उनसे, लेकिन अब पास में मुझे मिल गया कमरा तो मैं अक्सर चला जाता था। फिर हम दोनों साथ जाते थे, उस सड़क सामने ही समंदर था कुछ दूर पे, वहाँ उसकी मुडेर पे अपना बैठ के बात करते रहते थे, कहानियाँ बनाने लगते थे। हुआ ये कि वो जिनका सरहदी लुटेरा जिसमें मैंने डायलॉग लिखे थे, और उसी ज़माने में सलीम साहब ने एक कहानी भी बेची थी, तो उन्हें मालूम था कि भाई ये कहानी लिख लेते हैं, डायलॉग लिख लेते हैं। तो हम दोनों से वो 100 रुपये महीना पे थी। तो पिक्चर में मैं असिस्टेंट था, लेकिन उस पिक्चर का कमाल ये था कि कोई भी डायलॉग राइटर उसके डायलॉग लिखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा सर आप याद दें तो मैं डायलॉग लिखूँ, तो उन्होंने कहा लिखो। तो मैंने जब लिखे तो उन्हें पसंद आए। अब उसी 100 रुपये महीना में मैं सागर साहब के घर में भी रहता था और थोड़े बच्चे भी खिलाता था। आप कुछ मल्टीटास्किंग करते थे? हाँ, मल्टीटास्किंग थी। वहाँ सलीम साहब से मुलाकात हुई, मगर मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस जो था राइटिंग का, बहुत राइटर्स को जैसे ट्रीट करते थे उस ज़माने में, आप जानते हैं, ये बोलना, क्रिटिसाइज करना, पेपर फेंक देना, गलत वर्ड, क्या ये लिखते हो तुम, ये वो। तो मैंने तय कर लिया कि मैं राइटर नहीं बनूँ। द ओनली पर्सन हु परसूड मी कि यू शुड बिकम अ राइटर वो सलीम साहब, कि आप बहुत गलती करेंगे अगर आप राइटर नहीं बने। अब ये भी देखो इत्तेफाक, तो मेरा एक दोस्त है हकीम पाटन वाला, तो उसने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। 120 रुपये महीना कमरे का किराया था, वही देता था, मैं तो रहता था। अब सलीम साहब का घर पास में पड़ता था, तो हम वहाँ करते, वहाँ चले, हम जानते भी कितने लोग होते। अब उसके 2 फायदे थे। एक फ़ायदा तो ये था कि चूंकि उस ज़माने में रमज़ान चल रहा था, तो वहाँ कम से कम शाम को तो खाने को मिल जाता था। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को बैठते थे पैरापेट पे, हम लोग बैठ के ऐसे आइडियाज़ सोचते रहते थे। अब देखिए हमारी किस्मत के एक दिन हम दोनों उनके घर पे बैठे थे कि SM सागर आ गए।
जी। अब SM सागर मुझसे डायलॉग लिखा चुके थे और सलीम साहब कहानी लिखते हैं ये भी जानते थे। तो कह रहे भाई एक मैंने माधुरी एक मैगजीन है उसमें से एक शॉर्ट स्टोरी खरीदी है मगर वो स्क्रीन प्ले नहीं बन पा रहा, छोटी सी कहानी है, तुम दोनों बनाओ तो मैं पैसा तुम्हें दूंगा। तो हमने कहा कितना पैसा देंगे? तो कह रहे मैं तुम दोनों को 5,000 रुपये दूंगा। अरे तो मतलब हमारी तो लॉटरी लग गई, क्या बात कर रहे हैं, हमने कभी देखे ही नहीं थे 2,500 एक साथ। तो हमने कहा ठीक है साहब, ना हमारा नाम उसी में आना था ना आया, तो हमने दे दिया और बहुत खुश हुए, पिक्चर भी हिट हुई जी। अब देखिए हमारी किस्मत के वहाँ पर एक साहब थे, उसने रिकमेंड किया कि तुम लोग सिप्पी फिल्म क्यों नहीं चले जाते हो? जी। मैंने कहा चलो चले जाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो मैं चला गया, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा हम लोग ऐसे लिखते हैं और हमारा ये स्टाइल। तो कहने हमसे क्या मतलब आपका? फिल्म साहब 2 आदमी हैं हम लोग साथ में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए। तो फिर हम 2 दिन बाद दोनों गए। तो मैंने रास्ते में पूछा, मैंने कहा अगर इन्होंने हमें नौकरी दे दी तो इनसे हम पैसा कितना मांगेंगे? तो सलीम साहब कह ले 1,000 रुपये। अरे मेरा मरवाएंगे 1,000 रुपये भी? 1,000 रुपये? हाँ। बात क्या कर रहे हैं आप? कौन देगा हमको 1,000 रुपये? सीरियसली 1,000 रुपये भी मतलब बहुत ज्यादा पैसे होते थे उस जमाने में। अनइमेजिनेबल फॉर अस, अनइमेजिनेबल। ओह माय गॉड। इस मामले में सारी जरूरत उन्होंने दिखाई है और उन्हीं की वजह से हमारी प्राइस बढ़ी। तो फिर हम आ गए, कुछ हमने कहानियां वहानियां सुनाई, तो खुश हो गए वो लोग। उन्होंने पूछा भाई आप पैसा क्या लेंगे? मैं कहा 1,000 रुपये में। अच्छा जैसे कि हम तो हमेशा ही लेते हैं। तो उसने कहा हम ऐसा करते हैं कि आपको अभी हम 750 750 देंगे। तो आई फेल्ट कि भाई अब देखो इंडस्ट्री में पाँव तो जम गए मेरे। आई हैव अराइव्ड अनबिलीवेबल। कि अब 750 रुपये महीना तो अब मिलते ही रहेंगे। तो ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं, अगर होगा कुछ होगा, नहीं तो ये तो है ही है। तो शोले भी आपकी वो तो बात की बात है। अच्छा ये उससे पहले का? ये तो पहला भाई नौकरी मिली थी जब बिल्कुल, हमें, हाँ। तब ये बना रहे थे अंदाज। अच्छा। और ये अंदाज के सेकंड हाफ में फंस गए थे, जी। तो फिर उसका सेकंड हाफ हम लोगों ने बनाया। अच्छा। तो हमारा एडिशनल स्क्रीन प्ले में नाम आया। ओके। अब ये वो वक्त था कि जब राजेश खन्ना की नई नई हिट हुई थी, बात कर रहा हूँ 69 एंड 70 बिगनिंग। वो रोज आता था वहीं, इसलिए कि इन्होंने ब्रेक दिया था, तो हमसे दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन वो आया सलीम साहब के साथ। राजेश खन्ना ने कहा देखो भाई मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी ये है कि मैं कार्टर रोड पे घर खरीद रहा हूँ। वो घर बहुत महंगा है, वो घर है 4.5 लाख का, और ये प्रोड्यूसर ने मुझे इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया है कि मैं वापस तो कर ही नहीं सकता हूँ। इसने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए, और अगर मैं इस स्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से निकल जाऊंगा। तो अब चॉइस ये है कि तुम दोनों यार इसे किसी तरह ठीक कर दो कि काम चलाओ हो जाए। स्क्रिप्ट दे दी, मैंने पढ़ी, मैंने सलीम साहब से कहा कि क्या है? कल ले देखो कुछ करते हैं। नहीं, शर्त हमारी एक, हीरो हीरेगा जो है, 4 हाथी हम आपके बचा देंगे, इसके अलावा हम सब कुछ बदल देंगे, आपको ये मंजूर हो तो बोलिए। हम इसके स्क्रीन पे पैसे काम करते थे जो मजाक कर रहे हो। अच्छा। मतलब हंस हंस के हमारी फीस में पूरी हालत हो। अब हाथी एंटर होता है, हाथी करेगा वो ये सब करके, और वाह 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 ऐसे सीन में। वो हमने उन्हें सुनाया, उन्हें पसंद आया, उन्होंने ले लिया। इस बार राजेश खन्ना ने हमें बहुत पैसा दिलाया, 10,000 रुपये। तो 5,000 सलीम साहब को, 5,000 मुझे। तो वी वर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। तो हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये ठीक कर दो तुम दोनों। तो हमने दोनों ने साथ में काम करके हाथी मेरे साथ ही लिख दी। तो ये जो हुआ कि एक दिन बैठ के हमने तय नहीं किया कि कल से हम पार्टनर थे, ये ग्रेजुअली हो गया। हम लोगों ने कोई 11 साल काम किया साथ। देखिए आप और कोई साहब हैं जिनकी पार्टनरशिप है सीमेंट की फैक्ट्री। पहले आप बहुत दोस्त थे, फिर ज़रा फॉर्मल हो गया मामला, कोई बात नहीं है। आपको मालूम है कि जो सीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कितने में दुकान से आते हैं, बाज़ार से मिलते हैं, फिर उसके बनने में कितना खर्चा होता है, फिर सीमेंट का रेट क्या है मार्केट में, ये सब क्लियर है। तो आप एक नहायत फॉर्मल रिलेशनशिप रखने के बावजूद भी ये सीमेंट की फैक्ट्री चला सकते हैं। आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल की, तो चल सकती है। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेपो पार्टनर्स में हो इसकी ज़रूरत नहीं, एक शरीफाना और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता हो, काफ़ी हो गया।
लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं है। हम जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं कि ये सीन कैसा होना चाहिए, अब ना इसका कोई बैरोमीटर है, ना इसकी कोई मार्केट वैल्यू है, ना इसका कोई स्केल है जिस पे आप नाप सकें। वो सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मेंटल रेपो से होगा कि अगर आपकी सोच कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो अगर टूट जाए तो फिर आप साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं होता क्या, शुरू में जब हम नाकाम लोग थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, उस सब बिल्कुल एक थे, कोई हमारे और बहुत दोस्त नहीं थे, हम ही बैठ के सुबह से शाम तक काम करते थे। बाद शाम को भी बैठे होते साथ को, रात को खाना भी साथ होता था, मतलब 24 घंटे में 15-16 घंटे तो साथ ही होते थे। जब कामयाबी आई, जब ज़रा ईज़ आई, तो कुछ नए नए लोग ज़िंदगी में आना शुरू हो गए और वो सर्कल धीरे धीरे अलग हो गए। तो वो जो मेंटल रपो था हमारा, वो टूट गया, तो फिर वो काम नहीं हो सकता था। जावेद अख्तर साहब, शुक्रिया चेयरमैन साहब। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, कैसा भी वक्त हो गुजर जाता है। तो ये 6 साल भी गुजर गए और ऐसे गुजरे कि लगा कि मैंने 6 बार आंखें झपकाई हैं, इतनी तेज़ी से निकल गए। लेकिन इस तेज़ी में भी जो कुछ देखने को मुझे मिला वो मैं ज़िंदगी भर अपने दिल में, अपने जहन में संभाल के रखूँगा। वो बड़ी कीमती चीज़। मैंने यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली की स्कॉलरली स्पीचेस सुनी। मैंने यहाँ चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब का इनके साथ डिबेट सुनी। मैंने यहाँ बिंद्रा करात और सीताराम येचूरी की पैशनेट और लॉजिकल तकरीरें सुनी। मैंने यहाँ श्री रविशंकर प्रसाद के विट को देखा। यहाँ राम गोपाल यादव साहब जो सख्त से सख्त बात नर्म से नर्म लहजे में कह सकते हैं, उनकी बातें सुनी। और भी सुनता, लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मजाज उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मशहूर था। तो वो कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आपने, कैसे लगे? कहले भाई बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे, वरना और भी तकरीरें सुन लेता। लेकिन खैर जितना सुना वो भी काफ़ी था। अब क्या फ़ायदा, मैं तो आपकी तारीफ कर चुका। इसमें देखिए शायरी जो आदमी शौकिया करता है वो कभी अच्छी शायरी कर नहीं सकता, और मैंने कुछ अच्छी शायरी भी की है। तो शायरी आप नहीं करते हैं, शायरी आपको करती है, आमद होती है। जी जी। आई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई गज़ल्स आर रिटन इन 3 minutes or 4 minutes, ऑलमोस्ट ऑल, एंड ऑलमोस्ट ऑल अराउंड 3 or 4 AM in 3 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट। नो सेकंड ड्राफ्ट, नो रिवीजन। रिविजन थोड़ा सा, कभी एक लफ्ज़ बदल दिया, कभी 2 लफ्ज़ बदल दिया। तो वो डिफरेंस बेसिकली है कि आई एम बेसिकली इंटरनली ए फिजिशियन, ए डॉक्टर, ही इज़ इंटरनली ए लॉयर। जी। तो बाहर के प्रोफेशन तो बात के हैं, बट इंटरनली ही इज़ ए लॉयर एंड ए डिबेटर। दैट्स व्हाट हिज रियल। इसको डॉक्टर साहब और एक्सप्लेन करेंगे इंटरनली। मुझे शो कर देंगे वो। हाँ? जावेद साहब ये मिस हो गया, मैंने कहा ये मिस हो गया। अब हर जोक तो चलेगा नहीं, ये तो नामुमकिन है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि आप, तो उनका मिजाज जो है वो एज ए लीडर, ओरेटर, डिबेटर, दैट्स कि हमारे सारे ख़ानदान में एक आदमी मजहबी थे। एक हमारे जो फादर थे वो तो ही वॉज एन अवाउड एथिस्ट, हमारी मदर थी वो हिंदू वानबी। तो हिंदू वानबी, जी जी, होती है बीमारियाँ। तो एक आदमी हमारे ख़ानदान में रिलीजियस था, वो हमारे नाना, वो बहुत रिलीजियस थे, मुसलमान। तो मजाज साहब के और हाँ, उनके फादर, मेरे मदर के फादर, मजाज साहब के फादर। तो उन्होंने सिखाया था बचपन से कि हम लोग मुसलमान हैं और सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं। तो जावेद साहब का खूबसूरत जवाब उनकी नास्तिकता, एथिस्ट के बारे में, उनके विचार रिलीजन के बारे में, और
उनकी राय विशेषकर शहरों के नाम परिवर्तन आया है तो थोड़ा विस्तार कर लें। हम लोग इंटरव्यू शुरू होने से पहले 2005 में की इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जी हाँ, जी हाँ। तो उस पर जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि अगर आध्यात्मिकता ये है तो ये, तो इसको लेके तो बड़ा विरोध सहना पड़ा होगा सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि आप बार बार इस चीज़ को प्रकट करते हैं कि हाँ भाई मैं नास्तिक हूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल, मैंने लिखा भी है और मेरे बच्चे भी हैं, दोनों बेटा और बेटी एथीस्ट हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है रिलीजन के आगे नॉट एप्लीकेबल। उस क्रम में जब मैं इसमें पढ़ रहा था, जैसे जब आप कबीर की पोइट्री को अप्रोच करते हैं तो फिर उसमें कैसे उसको चैनलाइज करते हैं? देखिए, ये कमरा है, यहाँ दीवार है, आप अगर दूर जाना चाहते हैं तो दीवार तक चले जाएंगे, अब आखिर तो दीवार है। तो ऐसे ही सोच की या फिलॉसफी की भी मुख्तलिफ टाइम्स में, अलग अलग टाइम में एक ये रहा है कि इतना बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा। कबीर जो थे वो बिल्कुल एंड पे खड़े थे जाके, वो सुपरस्टिशन से, फेथ से इतनी दूर थे जितना पॉसिबल था उस समय में। हालांकि उससे बहुत पहले समय में भी बड़ी अजीब बातें हुई हिंदुस्तान में हुई हैं। 3,500 साल पहले एक चारवाक मूवमेंट था। वो चारवाक मूवमेंट में बृहस्पति जो उसके बहुत बड़े लीडर थे, 3,500 साल पहले एक आदमी लिखता है कि ये कॉन्सेप्ट के मरने के बाद कोई ज़िंदगी बकवास है, ना कोई स्वर्ग नरक कुछ भी, और पुनर्जन्म ये सब बेकार है, कुछ नहीं, जब आप मर गए आप मर गए। ये सब के कोई आपको सुप्रीम पावर देख रही है, सब बेकार है, ये इलॉजिकल। ये 3,500 साल पहले एक आदमी लिखा, और ये एक मूवमेंट बनता था, चारवाक का मूवमेंट। तो ये तो खैर फिर वो खो गया, फिर वो दूसरे चीज़ें आ गई वापस। ये वो उसमें कबीर तो थे एक आदमी जो बनारस में रहता था, और जब वो बीमार होता तो कहता मुझे मगध ले चलो। यहाँ बनारस लोग आते थे, लोग दूर से, कि यहाँ मरेंगे तो हमारा तो वो हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। उनका मैं यहाँ मरूंगा नहीं, इसलिए कि लोग समझेंगे कि यहाँ मैं मोक्ष के लिए मरा हूँ, मुझे नहीं मर रहा, मैं मगध में मरूंगा जाके। ही वॉज सच अ फ्री थिंकर। उस वक्त जितना डिसेंशन पॉसिबल था फ्रॉम ट्रेडिशनल फेथ्स एंड सुपरस्टिशन, कबीर में वो मौजूद है। अयोध्या में क्या होना चाहिए? भैया बड़ा गलत सवाल कर रही है, मैं तो बड़ा अधर्मी आदमी हूँ, समझे। मैं तो अयोध्या क्या, पूरी दुनिया में कहीं कोई रिलीजियस जगह ना हो तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊँ। मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है धार्मिक जगहों से, वो कोई हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कुछ हो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। तभी आपको चारों तरफ से होगा, ये चारों तरफ नहीं है, ये सिर्फ दो तरफ है, दो और तरफ हैं जो मेरी तरफ है। क्या बात, लेकिन कट्टर है दोनों तरफ से, वो आपको इसी वजह से अटैक करते हैं। ये सब ये कट्टर, ये वक्त देखिए, समय का पहिया चल रहा है, ये लोग कोशिश करते हैं कि पहिया रुके बल्कि पीछे जाए, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। कुछ अड़चन थोड़ी बहुत होती रहती है। ह्यूमन हिस्ट्री में 4-5 साल 10 साल तो कुछ भी नहीं होते ना। आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं इम्तिहान देने से पहले, तो जल्दी में जब पेज उलटते हैं तो एक की जगह 2 पेज उलट गए तो 100 साल निकल जाते हैं, समझिए आप। तो ये इस वक्त को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है कि इस वक्त में हम जिंदा हैं, गुजर जाते हैं ज़माने। अरे यहाँ तो औरंगजेब 50 साल हुकूमत करके चला गया, तो क्या हो गया, हम तो वही रहे जो थे। क्या कर लिया उसने? मुगलों का नाम लिया आपने तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, वो याद आया? नहीं, अब किसी तरह तो थोड़ा उन्हें स्मार्ट बनाए ना, नाम ही स्मार्ट करो, कुछ करो। नाम बदलने से सूरत कहाँ बदलेगी? हाँ, नाम बदलने से सूरत सीरत कहाँ बदलेगी? ये हाँ, नहीं बदलेगी, सही बात है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। और सही बात यह है कि एक तो इम्पॉर्टेंट बात जो है जिस पे कोई नहीं रियलाइज़ कर रहा है कि इस देश में कम से कम 100-150 नए शहर बनने चाहिए। आज गांव से जो एक्सोडस शहर में है वो अनबिलीवेबल है। आपको दिल्ली में अंदाज़ा होता होगा, मुझे मुंबई में होता है, कलकत्ता चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए। भाई आज़ादी के बाद से शहर कितने बने हैं? एक चंडीगढ़ बना है, एक नोएडा बना है, अब गुड़गांव चलो हो गया। आप ऐसे ही साउथ में 2-1 शहर, और
प्रिडिक्शन ये है कि अगले 10 साल में 15 से 20 करोड़ आदमी गांव से शहरों में आएंगे। तो ये कहाँ आएंगे? हमारे लिए ज़रूरी बजाय इसके कि हम नाम चेंज करें, नए शहर बनाना ज़रूरी है। नए शहर बनाओ और अपनी मर्जी के नाम रखो। तो टीपू सुल्तान पे आपने खरी खोटी लिखना शुरू कर दिया है। इसमें एक अच्छी बात है कि सवाल नहीं था, ये स्टेटमेंट था। आगे चलिए। टीपू सुल्तान पर बात की जाए, आपकी मर्जी। टीपू सुल्तान के खिलाफ लिखना क्या मुमकिन है? बहुत आसान है आज की परिस्थितियों में जावेद जी? खिलाफ लिखना या उनके समर्थन में लिखना क्या आसान है इन परिस्थितियों में जावेद जी? आपने लिखा? हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। जो कम्युनल मुसलमान है ना, उन्हें सेकुलर हिंदू बड़े बुरे लगते हैं, और जो कम्युनल हिंदू हैं उन्हें सेकुलर मुसलमान बहुत बुरे लगते हैं, बिकॉज ये लोग गलत प्रूफ कर रहे हैं ना दूसरे को। तो हमें हिस्ट्री में, मतलब आप अगर ज़रा सा याद करेंगे तो जो कम्युनल मुसलमान थे वो तो महात्मा गांधी की भी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनल हिंदू भी नहीं करते थे। तो जब तक के दोनों तरफ से कम्युनल लोग आपको नापसंद करें तो फिर आप कोई ठीक काम कर रहे हैं। मुझे तो जो कम्युनल हिंदू हैं वो भी हेट मैसेज भेजते हैं, और जो कम्युनल मुसलमान हैं वो भी भेजते हैं। कम्युनल हिंदू मुझे भेजते हैं कि तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो जिहादी हो, और कम्युनल मुसलमान मुझे भेजते हैं कि फिर तुम अब हिंदू नाम भी रख लो ना, तुम तो बिकी गए हो, समझे। तो जब तक दोनों गाली दे रहे हैं तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इनमें से किसी एक ने गाली देना बंद कर दी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। एक और नैरेटिव सर देश में बिल्ड किया जा रहा है, और वो नैरेटिव ये है कि हिंदुत्व खतरे में है, उसको बचाने अरे के भाई लिए। ये तो अभी नया नया खतरे में आया है। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में है। आपको मालूम नहीं इस्लाम कितने बरसों से खतरे में, परमानेंटली खतरे में था। ये तो अभी अभी खतरे में आया है, अभी 2-3 साल हुए ना खतरे में आए। ये खतरा बढ़ेगा घटेगा लोगों के समर्थन से, या आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? मैं एक ही बात जानता हूं कि हिंदुस्तानी अपने को तबाह नहीं कर सकता, अपने देश को तबाह नहीं कर सकता। वही करेगा जो इस देश के लिए अच्छा है। और आखिर में जावेद अख्तर साहब की मेरी बहुत पसंदीदा कविता आंसू, आइए सुनते हैं। एक नज़्म है आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या है? गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी ज़िंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मोतबर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते झटक गया था, ठिठक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा,
यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया।